May I come in, sir? Come, please. Good morning, sir. Thank you, sir. सो गगन, Yes, sir. आपका माध्यम इंटरव्यू का हिंदी है। Yes, sir. तो पहले एक संक्षिप्त परिचय अपना बोर्ड को दें। सर, मेरा नाम गगन सिंह मीना है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही की है तथा अपना ग्रेजुएशन IIT BHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में किया है और मीनावती पद गीत गाना और सुनना तथा ग्राम विकास समिति के रूप में एक सामाजिक कार्य करना सर मेरी रुचि रही है और वर्तमान में मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब आपने अपना एमटेक पूरा कर लिया तो 2018 से फिर कोई जॉब या कोई उसकी तरफ नहीं देखा? सर, अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरा सिविल सेवा में आने का उद्देश्य बन चुका था, तो अपनी एमटेक कंप्लीट होने के बाद मैंने किसी जॉब की तलाश करने की बजाय सिविल सेवा की तैयारी करना ही सर ज़रूरी समझा। अच्छा, क्या नया कंट्रीब्यूट करेंगे आप? जैसे अच्छा है आजकल ई गवर्नेंस और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, जो न्यू गवर्नेंस मॉडल है। आपने कुछ सोचा है? चूँकि 18 में एमटेक करने के बाद और ग्रेजुएशन के दौरान ही आपने ठान लिया था, तो व्हाट यू विल ऐड? अपनी तरफ से क्या आप युक्त करेंगे, नया देंगे इस, जब आप डीएम बन जाएंगे या जब आपका चयन होगा और एसडीएम लेवल पर भी हैं, तो क्या सोचा है आपने? व्हाट इज योर बिग ड्रीम? सर, सिविल सेवा में आने के बाद सबसे पहले तो मेरी जो क्या प्राथमिकता होगी, मेरी किस क्षेत्र के अंतर्गत पोस्टिंग होती है, उस आधार पर मैं तय करूँगा। लेकिन जो एक विशेष क्षेत्र है, जैसे कृषि के अंतर्गत सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं होती है, लेकिन किसानों का उनको तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा ग्रामीण विकास से संबंधित भी काफ़ी सारी स्कीम्स होती है, उन स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। अगर इन सब प्रकार की जितनी भी स्कीमें, इन सब का हम एक डेटाबेस बनाएं और उस डेटाबेस के माध्यम से अगर हम ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे समूहों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से या फिर ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से अगर इनको प्रसारित करें, तो मैं मानता हूं कि सर जो इन स्कीमों का लाभ लोगों तक पहुंचेगा, उनके अंतर्गत जागरूकता आएगी। तो एक डेटाबेस कैसे बनाएंगे? गिव ए मॉडल कि अभी सरकार नहीं कर पा रही है या कर भी रही है तो वहाँ नहीं है, कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे आप, चूँकि IIT BHU से हैं, तो कैसे आप डेटाबेस को और शानदार बनाएंगे बेसिकली किसानों के संदर्भ में? सर, इस संबंध में हम एक तो जो स्कीमों को सारा डेटाबेस है उसकी एक बुकलेट जारी कर सकते हैं और उसको हम जैसे स्कूलों के अंतर्गत जब प्रार्थना होती है तो उस प्रार्थना में प्रत्येक दिन एक स्कीम के बारे में हम बच्चों को बताएं कि इस प्रकार की स्कीम सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। अगर बच्चे उस स्कीम के बारे में जानेंगे तो वो अपने माता पिता को इस स्कीम से अवगत कराएंगे। इसके अलावा एक ATM की तरह एक प्रोग्राम, एक ATM की तरह एक मशीन लगाई जा सकती है प्रत्येक गाँव में, जहाँ उस स्कीम के बारे में सूचना हो, जहाँ कोई भी व्यक्ति जाए और अपना, जैसे किसान है तो वो किसान वहाँ पे बोल के या फिर ऑप्शन चूज करके देखे और उसके। आपको नहीं लग रहा टिपिकल होगा, टफ होगा? आप तो गांव से हैं, ग्राम विकास समिति में बैठे हैं, हमारे गांवों को जहां आप पढ़े हैं BHU बनारस में, उसके गांवों की हालात, राजस्थान के और सुदूर गांवों की हालात, क्या अवेयरनेस इस लेवल पे है? थोड़ा और आसान नहीं बनाया जाना चाहिए आपका मॉडल? यस सर, ये बात ज़रूरी सही है कि जो गांवों के अंतर्गत जो डिजिटल साक्षरता अभी इतने लेवल पर नहीं है, इसलिए सर मैं एक ऑप्शन के रूप में जैसे विद्यालय के अंतर्गत जो बुकलेट के माध्यम से, और सर दूसरा ऑप्शन इस प्रकार का ATM है। अगर हम इस प्रकार की हम सुविधा और डिजिटल साक्षरता अगर हम ग्रामीण लोगों को देंगे तो मुझे लगता है कि सर इस दिशा में जो कदम बढ़ाने के लिए आवश्यकता होगी, और तब तक अगर हम इस प्रकार कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक डिजिटल साक्षरता भी जो किसान है या फिर जो ग्रामीण है या फिर मजदूर है उनको नहीं दी जा सकती है। आपने भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सुना है? यस सर। उस डिजिटल इंडिया में गांव और किसान है या नहीं है? यस सर, जो भारत नेट परियोजना है उसके माध्यम से गांवों में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। अच्छा, आपने ग्राम विकास समिति में आपकी हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिस भी सेंस में लें, आप उसके मेंबर रहे हैं और एक्टिव, और आपका जो अभी शुरुआत भी हुई आपने प्रायोरिटी में उसको चुना। अभी आप क्या करते हैं ग्राम विकास समिति के एक सदस्य के रूप में? उसमें क्या करते हैं आप? सर, वर्तमान में केंद्र सरकार की और जो राजस्थान सरकार की काफ़ी सारी स्कीम होती है, उन स्कीमों के बारे में लोगों को उनकी पात्रता क्या है, कौन कौन उसका लाभार्थी है, इनके संबंध में ही जानकारी नहीं होती। तो मैं इस समिति के माध्यम से लोगों को यह बताता हूं कि आप
किस स्कीम के अंतर्गत आपकी पात्रता है और इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जब भी मैं गांव जाता हूं तो काफ़ी सारी स्कीम ऐसी होती है जहां पे आधार कार्ड लिंकेज की आवश्यकता होती है। तो किसानों को जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में काफ़ी सारे किसान थे, उनका जो लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनके अकाउंट से उनका आधार कार्ड लिंकेज नहीं था। तो इस प्रकार की सुविधा अगर मुझे जाने का अवसर मिलता है तो मैं प्रदान करता हूँ। अच्छा, और बेसिक समस्याएं, जैसे आपने एक बात की कि आधार लिंकेज नहीं था, ये एक रियल प्रॉब्लम हो सकती है और इसी कारण से हम लाभ नहीं, इनकलसिव फाइनेंस का नहीं पहुंचा पाते। मेरा ये मानना है कि ग्राम विकास को लेकर जो हमारा मॉडल चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम तो अच्छी लाती है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ और मॉडल, अगर आपको एक ग्राम विकास का रोल मॉडल बनाने को कहा जाए, रोड मैप बनाने को कहा जाए, तो 4 अगर स्टेप मुझे बताना चाहें आप कि सर आप अपने एरिया को ही देखकर आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि भारत में तो गांव विभिन्न क्षेत्रों, ज्योग्राफी के हिसाब से उसमें विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन अपने राजस्थान के उस गांव को लेते हुए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, अब कृषि नहीं, मैं पूरे ग्रामीण विकास का एक मॉडल अगर आपसे चाहूं तो उसको जरा बताएं। सर बिल्कुल सही बात है कि जो स्मार्ट सिटी हम प्रोजेक्ट चलाते हैं, लेकिन स्मार्ट विलेज भी उतने ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत साफ सफाई है, पानी की उपलब्धता है और सीवेज ट्रीटमेंट की जो सुविधा है वो मैं प्रदान करना चाहूँगा। गांव के स्तर पर ही हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से या फिर जो ग्रामीण एक्टिविटी के माध्यम से हमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग गांव से रोजगार के लिए शहर जाते हैं उनका पलायन वहाँ पर कम हो। तीसरा सर, जो ग्रामीण संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है और जो हमारी संस्कृति है उसको हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत टूरिज्म बढ़ेगा और जो ग्रामीण इकोनॉमी है वो और बेहतर होगी। और सर चौथा, जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के संबंध में जो प्रतिसत्तात्मक जो मानसिकता है, बाल विवाह है या दूसरी जिस प्रकार की कुरीतियाँ हैं, उन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें महिलाओं की भी श्रम के अंतर्गत भागीदारी करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर सकते हैं, छोटी छोटी जो समितियां बना सकते हैं और जो किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से हम किसानों को संगठित करने और सहकारी खेती और अनुबंध खेती, इस प्रकार के मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। अच्छा, हमारे एक्स प्रेसिडेंट कलाम साहब ने भी कुछ मॉडल दिया था, क्या मॉडल का नाम था रूरल डेवलपमेंट को लेकर? यस सर, हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम जी ने पूरा का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोवाइड अर्बन अमनेस्टी इन रूरल एरिया। जो शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत जो सुविधाएं होती है, उन सुविधाओं को हमें ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रदान करने की आवश्यकता है। और जो बाद में सरकार ने एक रर्बन प्रोग्राम लाया, तो 2 डिफरेंस बता सकते हैं कि रर्बन और पूरा में क्या अंतर है? सर, जो रर्बन प्रोग्राम के अंतर्गत गांवों का क्लस्टर के आधार पर डेवलपमेंट किया जाता है, जिनमें लगभग 20,000 जनसंख्या तक के 20,000 जनसंख्या तक गांवों का क्लस्टर बनाया जाता है। और सर पूरा का था, उनमें जो बेसिक एमनेस्टी थी उनको प्रत्येक गांव के स्तर पर प्रदान करने की जो एक संकल्पना इसके अंतर्गत थी। अच्छा, जैसे आप मैथमेटिक्स के भी विद्यार्थी हैं, आंकड़ों पे आपका विशेष ध्यान होगा, कितने गांव हैं लगभग भारत में टोटल? राजस्थान में कितने हैं? सर सॉरी सर, राजस्थान के संबंध में तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। गांव, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, गांव कितने हैं पूछा? सॉरी सर। चलिए ये बताइए कि अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, सभी अंक आंकड़े होते हैं, लेकिन आंकड़ा अंक मात्र नहीं होता, इस पर आपका क्या मानना है? द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? यस सर। अंक जो भी हैं वो आंकड़े हैं, आंकड़ा लेकिन केवल अंक नहीं होता। यस सर। सर, जो अंक होते हैं उनको हम आंकड़ों के माध्यम से दर्शा सकते हैं, लेकिन जो हम आंकड़े देते हैं वो न केवल अंक ही होते हैं, बल्कि उनके अंतर्गत कुछ सूचनाएं छिपी होती है, कुछ जानकारी छिपी होती है जो उनके संबंध में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सर, अगर हम साक्षरता की बात करें तो बोले कि भारत में 74% लोग साक्षर है, तो इसका मतलब केवल अंक ही नहीं है, बल्कि ये हमें दर्शा रही है कि जो 25% लोग हैं वो निरक्षर भी है। तो इनके माध्यम जो आपने आईटी बीएचयू से पढ़ाई करी है? यस सर। सर इंजीनियरिंग पे बात करेंगे, बीएचयू बनारस रहे हैं आप? यस सर। क्या ऑब्जर्व किया आपने जब भी हम लोग बनारस के बारे में चर्चा, और खासकर पीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने के बाद वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस हुआ है,
आपका ऑब्जर्वेशन क्या है अगर 3 पॉइंट में बनारस को डिफाइन करने को कहा जाए? सर, वाराणसी यानी काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। इसके अंतर्गत विभिन्न धर्म, जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत काशी विश्वनाथ का मंदिर, जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों का यहाँ पे जन्म, और जो बौद्ध धर्म से संबंधित सारनाथ स्थल यहाँ पे स्थित है। बनारस की जो संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है, यहाँ का खान पान के साथ साथ जो बनारस का पान विश्व प्रसिद्ध है। बनारस की गलियाँ जो अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, और बनारस के अंतर्गत तो वैदिक ऐसा लग रहा है जैसे किताब में, और आप वहाँ 5 साल रहे हैं, वो इमोशन, वो बातें, बनारस का मतलब होता है रस बना हुआ, वो नहीं आ पा रहा है। ये पढ़ा हुआ डेटा है। कुछ और बताना चाहेंगे आप? यस सर। सर, इसके अलावा जो वाराणसी में बहती गंगा और उसके पास जो घाट है, वहाँ का जो एक अद्भुत नज़ारा है, उसको देखने के लिए काफ़ी जगह से लोग वहाँ पे आते गंगा हैं। की बात की, कहा जाता है बाकी जगह गंगा वहाँ उलट वाहिनी है, आपने ये सुना है? यस सर। क्या कारण है कि गंगा वहाँ उलट वाहिनी है? सर, इसके बारे में इस प्रकार से कहा जाता है कि जो वहाँ गंगा का जो प्रवाह है, उस प्रवाह परिवर्तित हो जाता है। तो जो गंगा की जो फ्लो की जो स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम वहाँ परिवर्तित हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि गंगा वहाँ उलट वाहिनी है। आपने कभी मैप देखा है बनारस का ठीक से? एक लूप बनता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर थोड़ा उठा होता है, और ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण वहाँ ज्योग्राफिकल रीजन है। अच्छा, बीएचयू से जब आप पढ़े हैं तो कई लोग आरोप लगाते हैं कि अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू शब्द आजकल देख ही रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है, और हमारी सहिष्णुता को लेकर, हमारे सोशल फैब्रिक को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक डिमांड कभी कभी आती है कि जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था हिंदू लगना, लेकिन अब ऐसे जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं जो बड़े वर्ल्ड फेमस हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, उसमें ऐसे शब्दों का जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सेकुलर फैब्रिक है उसको हैम्पर करता है। आपका क्या मानना है? सर, इस संबंध में मेरा मानना यह है कि सर, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो हिंदू शब्द है, जो वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के जो कल्चर है और उसकी संस्कृति को यह दर्शाता है। लेकिन वर्तमान में इसमें न केवल हिंदू बल्कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर हम इस हिंदू शब्द को यहाँ पे से हटा भी दे, तो मुझे नहीं लगता कि सर इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन इसके जो नाम से इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो सभ्यता है, वो इसके माध्यम से जुड़ी हुई है, और बाकी जो हमारी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति है उसके अंतर्गत, इसके प्रत्येक विभाग के अंतर्गत जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी यहाँ पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। गगन जी, यस सर। सवाई माधोपुर के बारे में कुछ बताएं, क्या वाई सवाई माधोपुर फेमस है? सर, सवाई माधोपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पे रणथंबोर फोर्ट, रणथंबोर नेशनल पार्क के अंतर्गत टाइगर, और सवाई माधोपुर की जो संस्कृति, कला और यहाँ का जो खान पान के अंतर्गत दाल बाटी चूरमा के साथ साथ यहाँ का जो ग्रामीण पर्यटन और यहाँ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो सवाई माधोपुर को प्रसिद्ध बनाती है। मीनावती पद जो आप तो गाते हैं या कन्हैया, ये क्या शैली है? इसको किस उसमें डिफाइन किया जा सकता है? शैली बनी है ना गाने की, बजाने की, इसको क्या कहते हैं? कैसे राग गीत किसी से जोड़ा जा सकता है उसको? यस सर। सर, जो एक गाने की शैली है, उस शैली के अंतर्गत जो तुकबंदी इसके अंतर्गत शामिल होती है, और सामूहिक रूप से ये गीत गाए जाते हैं। लेकिन सर, जो राग, उनके जो तकनीकी पहलू है, उनके संबंध में सर मुझे जानकारी नहीं है। इसमें सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज मैथमेटिक्स रेलिवेंट टुडे? यस सर। सर, मैथमेटिक्स वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है जीवन के प्रत्येक पहलू के अंतर्गत। ये थोड़ा सा आपको बीच में, आई एम सॉरी, बीच में बोल बैठा। आई एम वांटिंग के जितना कैलकुलेशन की मैथडोलॉजी और प्री डिसाइडेड कैलकुलेशंस और प्री डिसाइडेड इक्वेशंस सॉल्व वो अवेलेबल हैं, तो उसके मेरा क्वेश्चन उस हिसाब से, इज इट रेलिवेंट? सर, अगर पहले से कोई प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है या फिर कोई मेथड है, तो उस वर्तमान समय में भी उसका काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, और वर्तमान के अंतर्गत भी मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और मैथमेटिक्स के माध्यम से आने वाले, जैसे सर जो ब्लैक होल था, उस ब्लैक होल की खोज जो
श्रीनिवास रामानुजम जी ने मॉक थीटा फंक्शन दिया था, उस फंक्शन के ही माध्यम से जो ब्लैक होल थी उस तक हम पहुंच पाए थे। इसके अलावा जो मॉक थीटा फंक्शन है उसका उपयोग हम कैंसर की ग्रोथ को समझने के लिए भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय में काफ़ी सारी इस प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न होगी, उनको हम मैथमेटिक्स के माध्यम से या फिर मॉडलिंग के माध्यम से। और सर कोरोना के अंतर्गत भी सर जो मैथमेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हुआ था, कोरोना के मॉडल को समझना, किस प्रकार से कोरोना के अंतर्गत ग्रोथ रेट होती है, उसको समझने के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे की रणनीति बनानी है। एटॉमिक एनर्जी एरिया में कुछ रेलिवेंस है इसका मैथमेटिक्स का, एनीथिंग विद मेकिंग मॉडल, कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल मॉडल? यस सर। सर मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उनके माध्यम से सर हम मॉडल बना सकते हैं और उस मॉडल के आधार पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का बिहेवियर होगा। जैसे सर जो एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो परमाणु संलयन या फिर परमाणु विखंडन की जो अभिक्रिया है, उनकी किस प्रकार की गतिविधियाँ होगी, इनको हम सर जो अलजेब्रा है या फिर जो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड होता है उसके माध्यम से हम रिसोर्स को और अधिक एफिशिएंट बना सकते हैं। एनी रोल इन सप्लाई चेन, हिंदी में भी क्या सप्लाई चेन में इसका क्या वो हेल्प या इससे क्या हो सकता है मैथमेटिक्स से? यस सर। सर सप्लाई चेन के अंतर्गत हम जो मैथमेटिक्स के जो LPP है, जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, उसके माध्यम से हम रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि हमें किस जगह पे कितने रिसोर्स मंगवाने हैं, कहाँ से हमको ज़्यादा आयात करना है फिर निर्यात करना ज़्यादा सरल होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, रिसोर्स का जो आवंटन होता है, वो इसके माध्यम से हमें कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, जिससे तो दक्षता भी आएगी और रिसोर्स का हम इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन भी कर सकेंगे। ये बताइए कि ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इट वाज ए कंबाइंड, क्या ये कंबाइंड मॉडल था या वो बेसिक बीटेक अलग थी एमटेक अलग थी? सर ये कंबाइंड मॉडल था। इसमें आप ये बताइए, सी आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी, सी लिंकिंग, सी लिंक में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का रोल नॉर्मल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से कितना डिफरेंट होता है? एंड कोई एक पिलर के बारे में आप बता दें कि सी में अगर पिलर आपको खड़ा करना तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना? यस सर। 2-3 क्वेश्चन हो गए। यस सर। समुद्र के अंतर्गत हमें पिलर खड़ा करने के लिए इसमें फाउंडेशन देने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत हम पाइल फाउंडेशन या फिर वेल फुटिंग का यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके माध्यम से यहाँ पे पाइल बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत वहाँ की जो पानी है उस पानी की हमें क्वालिटी और कितनी डेप्थ है, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो ब्रिज, अगर हम किस प्रकार का ब्रिज बनाते हैं और उसके माध्यम से उसकी कैपेसिटी निर्भर करती है। पानी का कोई इम्पैक्ट का मेजरमेंट के लिए कुछ सिस्टम होता है कि पिलर के ऊपर आएगा, वेव्स आएंगी, उससे कितना थ्रस्ट जनरेट होगा, कुछ इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं? यस सर। सर जो फ्लूइड मैकेनिक्स होती है उसके माध्यम से इसकी भी कैलकुलेशन की जाती है कि जो पानी की जो लहर आएगी उनके माध्यम से उनका जो स्टैटिक्स फोर्स और किस जो पिलर है उसके ऊपर कितना होगा, इस संबंध में इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। किसी यूनिडायरेक्शनल होता है, ये चारों तरफ से 3D एंगल से लेते हैं, कैसे करते हैं? सर जहाँ तक अब मैं इसके संबंध में याद कर पा रहा हूँ कि सर जो पानी का प्रेशर चारों दिशाओं से उसके अंतर्गत लगता है, तो इन सारे फैक्टरों को कंसीडर किया जाता है उसमें। और जो नॉर्मल रोड बनाते हैं, सवाई माधोपुर में भी बड़ी अच्छी रोड है, उत्तर प्रदेश में बढ़िया बढ़िया रोड्स बनी हुई हैं, इसमें कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोई एप्लीकेशन? ऑल्दो हाईवे इंजीनियरिंग में आता है, बट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोई एप्लीकेशन? सर जो रोड के जो कंस्ट्रक्शन है होते हैं, वैसे कार तो हाईवे इंजीनियरिंग का होता है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, कितने स्ट्रेंथ का ये है, ये स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो क्यूब टेस्ट करते हैं और उन क्यूब टेस्टों के माध्यम से ये पता किया जाता है कि जो रोड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है और कितने कैपेसिटी का लोड रोड के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। उसका रिलेशनशिप कुछ स्पीड से लेना देना है या एयरपोर्ट का जैसे आप रोड बनाते हैं उसमें और इसमें कोई अंतर होता है? यस सर।
सर जो हमें नॉर्मल रोड बनाते हैं उन्हें हम एक मैक्सिमम स्पीड के लिए डिज़ाइन करते हैं कि इस स्पीड में चलाने के बाद उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा। और जो रोड हम एयरपोर्ट पर बनाते हैं वो ज़्यादातर फ्लेक्सिबल रोड होते हैं। जो टैक्सी वे के लिए हम यूज़ करते हैं वो रिजिड पेमेंट होता है, और बाकी जो नॉर्मल रोड होते हैं उन्हें हम फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट उनकी क्वालिटी और स्थिति के आधार पर उनको बनाते हैं। थैंक यू प्लीज। आपने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है, तो वहीं से शुरू करते हैं। जब कोई न्यूली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होती हैं उसको हम कई बार देखते हैं कि वो हरे रंग के कर्टेन से ढकी गई होती है। तो क्यों हरे रंग के ही कर्टेन से ढकी गई होती है, और ढकने का पर्पस क्या होता है? मैं एक इंजीनियर से आंसर पूछ रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉरी सर, इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है कि उसको हरे रंग से ही क्यों ढका जाता कभी है। ढकवाया नहीं काम किया तो? सॉरी सर, मैं कभी साइट पे सर गया नहीं था। साइट पे नहीं गए, अच्छा ठीक है। कुआं देखा है आपने कभी? यस सर। तो कुआं गोल ही क्यों बनाया जाता है? सॉरी सर, ये कुछ लॉजिक लगा सकते हैं? इंजीनियर हैं आप, सिविल इंजीनियर हैं। सर जहाँ तक सर थोड़ा इसमें जो फोर्स लगता है उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये जो कुआं है वो गोल बनाया जाता है। अगर हम जो रेक्टेंगुलर शेप का अगर कुआं बनाएंगे तो उसके जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर जो ज़्यादा तालाब जो होते हैं, तालाब देखा, तालाब कैसे होते हैं? वो तो भी वाटर कंटेनर है। यस सर। तो वो तो कोना उसमें होता है। सॉरी सर, इस संबंध में। ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से एमटेक किया है आपने? यस सर। जब हम ट्रैक्टर देखते हैं, कृषि ग्रामीण क्षेत्र से भी आप आते हैं, ट्रैक्टर का बहुत यूज होता है। ट्रैक्टर के आगे वाले जो पहिए होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कंपेरिजन टू द पीछे वाली साइड के। ऐसा क्यों होता है? इसका डिजाइन स्ट्रक्चर ऐसे क्यों तैयार किया जाता है? सर इसकी जो तकनीकी पहलू है सर उनके संबंध में तो सर मुझे जानकारी नहीं है। क्यों? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं। अच्छा, कई बार हम लोग फोर व्हीलर की जब बात करते हैं तो कहते हैं सेडान कार है, एसयूवी कार है, एमपीवी है, हैचबैक है। ये होता क्या है? सर शायद जो कार है उस कार की साइज़ के आधार पर इन सब को बोला जाता है कि सेडान है या फिर एसयूवी है। साइज के आधार पर या कुछ और? सर और तो मुझे जानकारी नहीं है इस संबंध में। अच्छा ठीक है। आपने अभी सर से जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि बच्चों को जो है स्कूल में जानकारी दी जाएगी। एक हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उनका फंडामेंटल राइट है। क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो क्या वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? यस सर। नहीं, वो जा सकते हैं, वो बच्चे जा सकते हैं। यस सर। सर बच्चों के माध्यम से कोई भी जा सकता है ना, वो बच्चे तो नहीं जा सकते। यस सर। तो आपने कहा कि बच्चों को स्कीम की जानकारी दी जाएगी। जो बच्चे अपने ही अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं हैं उनको आप स्कीम की जानकारी दे देंगे, वो अपने घर में पहुंचा देंगे। ये प्रैक्टिकल लग रहा है? यस सर। सर मैं मानता हूं कि सर जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे वहाँ पे एक स्वास्थ्य की एक पुस्तिका जो प्रार्थना स्थल है उसके माध्यम से प्रत्येक दिन उसका एक चैप्टर पढ़ाया जाता था। तो उस जो एक्टिविटी होती थी उस एक्टिविटी का जो सारे बच्चे थे उनका साफ सफाई पे किस प्रकार से घर पे रहना है। चीज़ें हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं, पॉलिसी, कार्यक्रम, उसके राइट्स और उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, वो बच्चों की समझ के दायरे में हैं। सर ये तो मैं मानता हूं कि सर जो प्राइमरी लेवल तक के जो बच्चे हैं वो शायद इसको समझने में असमर्थ हो, लेकिन सर जो सेकेंडरी और जो हायर सेकेंडरी स्तर के जो बच्चे हैं उनको इस संबंध में सर जानकारी होती है, तो उनके माध्यम से ये हम कर सकते हैं। सर आपकी हॉबी है, आप ग्राम विकास समिति के सदस्य हैं, तो उसमें आपने लिखा हुआ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, तो कुछ ऐसे कार्यक्रम बताइए जो ग्राम विकास के लेवल पर संचालित किए जा रहे हों। सर वर्तमान में जो हमारी ग्राम विकास समिति है उस समिति के द्वारा जो गांव में साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है। कुछ हैं जो चलाए जा रहे हैं? सर समिति के माध्यम से सरकारी कार्यक्रम नहीं चलाए जाते हैं। ये सर जो समितियां क्रियान्वित करती है ना उसको? नहीं सर, ये समिति एक तरीके से एनजीओ के रूप में है जो ग्राम सभा से अलग ये कार्य करती है। ठीक है। अभी एक रिपोर्ट कल परसों में आई है, थोक महंगाई दर 14.55% हो गई है। इसके बढ़ने के क्या कारण हैं? सर जो थोक महंगाई के जो बढ़ने के जो प्रमुख कारण है
रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो सप्लाई चेन के अंतर्गत डिसरप्शन आया है, इसके कारण ही हम बाहर से जो ईंधन आयात करते थे बस एक ही उस कारण ईंधन है के जिसकी वजह से ये थोक महंगाई दर बढ़ी है। सर एक इसका प्रमुख ये सर एक प्रमुख कारण है। उसके अलावा सर जो दूसरे कारण जैसे ब्याज दरों के जो दूसरे देशों के अंतर्गत ब्याज दरों के अंतर्गत वृद्धि हुई है, उस वृद्धि का भी जो भारत अर्थव्यवस्था है, उस भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जो हम यहाँ से जो निर्यात करते हैं, इस डिस्ट्रप्शन के माध्यम से वो निर्यात के दामों के अंतर्गत भी वृद्धि हुई है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या फिर दूसरे पदार्थ हो। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारी जो कृषि है, फिर जो दूसरे उत्पाद है, उनकी जो उत्पादन क्षमता है ये भी प्रभावित हुई है। ठीक है, एक और रिपोर्ट आई है, उसमें देखा गया है कि राजस्थान का जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ गया है। जो एवरेज राजकोषीय घाटा होना चाहिए या जो सरकार का लक्ष्य है कि इसके दायरे में हम रखेंगे नियर अबाउट 4%, जबकि राजस्थान का जो राजकोषीय घाटा वो 5.2% चला गया है। तो इस कंडीशन में अच्छा उसका कारण भी बताया गया है कि सरकार जो मुफ्त योजनाएं चला रही है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या लगता है कि ये सरकार की जो मुफ्त योजनाएं हैं विशेषकर राजस्थान में और जगहों पर भी वो उचित है, ये देना चाहिए, जबकि राजकोषीय घाटा राजस्थान, बिहार, असम, केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का वो लगभग 4% से ज़्यादा हो गया है। सर इस संबंध में मेरा मानना है कि जो सरकार है प्रत्येक व्यक्ति को तो जो मुफ्त की स्कीम है वो का फ़ायदा नहीं दे सकती है, लेकिन सर जो कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार का ये कर्तव्य है कि जो व्यक्ति समर्थ नहीं है उस समर्थ व्यक्ति को जो मुफ्त की योजना है वो चलाए, लेकिन इनके अंतर्गत कुछ तर्कसंगत और कुछ रणनीतिक सुधार भी करने की आवश्यकता है, ताकि जो इनके सब्सिडी लीकेज है उनको रोक सके और जो मुख्य लाभार्थी है उस मुख्य लाभार्थी तक इसका पैसा पहुंच सके। इसके साथ ही जो सरकार की जो स्कीम है वो अपने फीजल जो आय है उसके अंतर्गत रहते हुए ही इस प्रकार की योजना होनी चाहिए, और इन योजनाओं के स्थान पर अगर हम जो लाभार्थी है उसको डीबीटी के माध्यम से अगर लाभ पहुंचाते हैं तो वो सर हो सकता है कि इनसे ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा ठीक है, आप प्रशासन में आना चाहते हैं? यस सर। ठीक है, पूरी तरह डिवोटेड भी हैं। तो जब प्रशासन में आप आएंगे तो आज का जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें प्रशासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आप देखते हैं? सर जो वर्तमान परिदृश्य में एक प्रशासन के ऊपर जो राजनीतिक हस्तक्षेप है और उनका तुरंत होने वाला स्थानांतरण है, इसके साथ जो सरकार की स्कीम होती है उन स्कीमों का ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन करना और तकनीकी के प्रति सहज होना, ये एक मुख्य चुनौती है। सामान्य प्रशासन की वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा भूमिका है, लेकिन सामान्य के साथ साथ हमें स्पेशलिस्ट और टेक्नीशियन की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसके साथ ही जो प्रशासन की जो जवाबदेही ना होना और उनकी जिम्मेदारी के संबंध में कोई कानून ना होना और अनुच्छेद 311 के माध्यम से उन्हें मिलने वाला जो अतिरिक्त संरक्षण है, सर ये मैं मुख्य समस्या मानता हूँ। आपने कहा कि तकनीकी पक्ष है उसका, प्रशासन में तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो अगर आप सिविल इंजीनियर से सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो कैसे अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को प्रशासन में प्रयोग में लाएंगे? सर सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रशासन के अंतर्गत काफ़ी उपयोग हो सकता है। जैसे ज़िले के अंतर्गत होने वाली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनको मैं बेहतर ढंग से मॉनिटर कर सकता हूँ। उसके अलावा वहाँ डैम है, चेक डैम है या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इनको मैं और बेहतर ढंग से प्रमोट कर सकता हूँ। एग्रीकल्चर के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन है या फिर कोई डैम का प्रोजेक्ट है, कितने पानी का हमें उपयोग करना है, मृदा के अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता है, इन संबंध की जो जानकारी है वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता हूँ। गगन जी, यस सर। आप पूर्वी राजस्थान से आते हैं और पश्चिमी जो राजस्थान है वो अपने आप में जल संकट से प्रभावित क्षेत्र है। पूर्वी राजस्थान की अपनी अलग समस्याएं हैं। आपका जो जिला है सवाई माधोपुर, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5 ऐसी समस्याएं बताइए आपके ज़िले में जो पश्चिमी राजस्थान से अलग हैं। सर जो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो सोलर का पोटेंशियल काफ़ी अधिक है, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत ये एक समस्या है। पूर्वी जो राजस्थान की जो संस्कृति है और जो
वहाँ का जो इतिहास है उन्होंने बेहतर ढंग से संरक्षित किया है, जबकि पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार की जो घटना जो संस्कृति है उस संस्कृति का थोड़ा पतन हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो भाईचारा है या फिर जो आपराधिक गतिविधि है वो काफ़ी कम है, जबकि पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जो आपराधिक गतिविधियाँ है और जो एक जातिवाद है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी सर जो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत काफ़ी सारी जो नई फसल की उत्पत्ति हुई है, जिसमें अनार है, जैतून है या फिर खजूर की खेती है, तो इनके माध्यम से उधर की इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि हुई है। जबकि जो पूर्वी राजस्थान विशेष रूप से कृषि के ऊपर ही निर्भर है और यहाँ से बड़े स्तर पर जो दूसरे राज्यों के अंतर्गत पलायन होता है। अभी जितने भी पैरामीटर्स आपने बताए हैं उसमें सभी पैरामीटर्स में आपने पश्चिमी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान यानी खासकर सवाई माधोपुर से बेहतर पाया है। आपके पास इसके लिए क्या कार्य योजना है कि आप उसका जो पूर्वी राजस्थान का विकास है उसी रूप में कर पाए? सर जो एक तो जो यहाँ से जो पलायन होता है उस पलायन को रोकने के लिए हमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। इसमें सर हम MSME सेक्टर को प्रोत्साहन कर सकते हैं या फिर यहाँ के जो कुछ मुख्य उद्योग है जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इनको और बेहतर कर सकते हैं। जो हमारी जो संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए जैसे प्रत्येक गांव के स्तर पर अगर ग्राम विकास समिति इस प्रकार से गठन हो और वो अपनी जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाए तो इसको हमें संरक्षित कर सकते हैं। जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं उनको रोकने के लिए जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमें जो कम्युनिटी पुलिसिंग है इसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है और अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीकी का उपयोग करना ताकि जो आपराधिक गतिविधियाँ है वो ना बढ़े। आपके सवाई माधोपुर में एक कस्बा है करौली। करौली क्यों प्रसिद्ध है? सर करौली के अंतर्गत जो करौली का जो सैंड स्टोन होता है वो बिल्डिंग बनाने के लिए उसका काफ़ी अधिक उपयोग किया जाता है, तो इस कारण से सर करौली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। करौली में क्या कोई धार्मिक पीठ है? यस सर। सर करौली के अंतर्गत जो कैला देवी का मंदिर है उसके अलावा जो महावीर तहसील आती है उसके अंतर्गत जो महावीर जी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। अभी कुछ दिनों पहले करौली में सांप्रदायिक हिंसा का नज़ारा देखने को मिला हमें। आप क्योंकि प्रशासन में आना चाहते हैं, आप वहाँ SDM होते हैं करौली में, तो तात्कालिक आपके पास क्या कार्य योजना होगी कि इस तरह के सांप्रदायिक तनाव को या सांप्रदायिक दंगे को रोका जाए? सर SDM होने के नाते ये मेरी विशेष जिम्मेदारी है कि जो जिले की जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर रहे। अगर इस प्रकार की कोई घटना अगर हो जाती है तो मैं जिला वहाँ पर सबसे पहले पुलिस प्रशासन को भेजूंगा और जो कानून और व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही जिला अधिकारी से मैं अनुरोध करूंगा कि धारा 144 लगाई जाए। इसके साथ ही इंटरनेट को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जाए ताकि जो अफवाह है वो अफवाह ना फैले। इसके साथ ही जो कुछ असामाजिक तत्व है जो इनको और बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें निवारक के रूप में कुछ समय के लिए गिरफ्तार करना और जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ मिलकर इस समझौता करना। इसके साथ ही इंटेलिजेंस को और बेहतर करना, ड्रोन या फिर CCTV कैमरे के माध्यम से जो असामाजिक तत्व है उनकी निगरानी करना और लोगों से अपील करना कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, अफवाहों पर ध्यान न दे। अगर आपके पास कोई असामाजिक तत्व दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अभी आपने बताया कि रूस और यूक्रेन संकट के कारण महंगाई बढ़ी है, खास करके भारत में। महंगाई के अलावा और कौन से क्षेत्र हैं जिस पर भारत प्रभावित होगा इस रूस यूक्रेन संकट के कारण? सर जो रूस यूक्रेन जो महंगाई के साथ साथ जो हम बाहर से जो ऑयल आयात करते हैं उस हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है वो इसके माध्यम से प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा हम जो खाद्य तेल रूस और यूक्रेन से ही आयात करते थे वो प्रभावित होगी। फर्टिलाइजर सेक्टर भी इसके माध्यम से प्रभावित हो सकता है और उसके अलावा जो वर्तमान में जो वैश्विक वर्ल्ड ऑर्डर जो परिवर्तित हो रहा है उसके माध्यम से भारत प्रभावित तो नहीं होगा, लेकिन जो वैश्विक स्थितियों के अंतर्गत जो परिवर्तन होगा उन परिवर्तन के आधार पर भारत के संबंध में भी कुछ चुनौतियां उत्पन्न होंगी। अच्छा, इसी जेलेंस्की को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? वर्तमान संदर्भ सब यही है, राष्ट्रपति हैं वहाँ के, 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे आप? सर अगर वर्तमान संदर्भ यही रहता है तो मैं सर उनको 10 में से सर 7 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि
एक छोटा देश होने के नाते उन्होंने अपने देश के लोगों का जो साहस था उसको बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही उनकी जो कुछ पुरानी नीतियां थी, जैसे उनका नाटो के अंतर्गत शामिल होना, लेकिन बाद में नाटो के द्वारा केवल सैन्य मदद तक ही अपने को सीमित रखा और उनको जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं के अनुरूप नाटो ने उनका सहयोग नहीं किया, जबकि उनको नाटो से अधिक विश्वास की आवश्यकता थी। अच्छा, जैसे नाटो का एक्सपेंशन बढ़ता चला जा रहा है, अभी कुछ और देश भी नाटो में शामिल होने के लिए व्यग्र हैं और जल्द ही उस पर फैसला होने वाला है। कौन से देश हैं? सर, फिनलैंड और जो स्वीडन था उन्होंने इसमें शामिल होने का जो प्रस्ताव नाटो के समक्ष रखा है। अच्छा, ऐसा क्या है जैसे नाटो से अगर जुड़ जाते और दूसरी तरफ जो हमारी भारत सरकार की अपनी पॉलिसी को देखें तो होता क्या है, हम रशिया और यूक्रेन दोनों मुद्दे पर जब भी जितनी भी जगह हुई है ज़्यादातर हम एब्सटेंड रहे हैं। डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि ज़्यादातर वाई और एन में निर्णय होना चाहिए, लेकिन हम एब्सटेंड जो रहते हैं इस निर्णय की बहुत सारे देशों ने आलोचना की है। क्या मानना है आपको, ये कोई पॉलिसी है एब्सटेंड होना? यस सर, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है और भारत के रूस के साथ साथ जो पश्चिमी देशों के जो संबंध है वो किसी अन्य देश की नीतियों के माध्यम से निर्धारित नहीं होते, बल्कि हमारे इसमें क्या राष्ट्रीय हित है उसके माध्यम से निर्धारित होते हैं। भारत ने हमेशा ही शांति का पक्षधर रहा है और किसी भी अगर जो विरोध है उस विरोध को कूटनीति से हल करने का भारत ने विकल्प प्रदान किया है। लेकिन सर, अगर हम यहाँ पर जीरो सम गेम सुना है? हमारे रक्षा मंत्री ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया। जीरो सम गेम क्या है? यस सर, जो जीरो सम गेम का जो यहाँ पर निहितार्थ है कि भारत के जो संबंध है वो संबंध परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बदलते, बल्कि जो भारत के राष्ट्रीय हित है उन राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख के ही हम निर्णय लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, अगर आपको एक मौका मिलता है, आपके पास ये ताकत है कि आप जो बदलाव चाहें वो कर सकते हैं, और वो बदलाव ऑब्वियसली आप इसलिए करना चाहते हैं कि भारत या विश्व के संदर्भ में पॉजिटिव चीजें देखने को मिले, एक ही पॉइंट बदलाव करना है, एक ही जगह बदलाव करना है, क्या बदलाव करना चाहेंगे? कोई एक बदलाव जो आप देखना चाहते हो। सर, इसमें सर वैश्विक संदर्भ में फिर सर राष्ट्रीय संदर्भ में सर मैं चाहूँगा कि भारत जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बने और उसको जो वीटो की शक्ति प्राप्त हो। थैंक यू, कैन गो नाउ। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।